हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर आपका होता क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें। एरिया वेक्टर बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जब हम उसके एरिया को डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है, मान लो एरिया है ए। तो कहीं कहीं क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का केवल मैग्नीट्यूड एरिया का जो वैल्यू होता है उसका यूज ना होके उसके डायरेक्शन का भी यूज होता है। तो जिस जगह किसी भी मटेरियल का या किसी भी प्लेन सरफेस का जहाँ पे उसके केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत ना पड़े, एरिया का भी डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे हम उस एरिया का एक डायरेक्शन निकालते हैं और उसी डायरेक्शन को बोला जाता है एरिया वेक्टर। निकालते कैसे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड का ये जो है ये एक प्लेन सरफेस है। अगर इस प्लेन सरफेस को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इससे काट लूँ, मैं मान लेता हूँ इस पूरे प्लेन सरफेस पर मैंने एक छोटा से एरिया लिया है, स्मॉल एरिया, जिसको मैंने बोल दिया डी ए है। तो ये जो स्मॉल एरिया है इसका मैग्नीट्यूड डी ए है, लेकिन जब मैं इसका वेक्टर निकालूंगा तो वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल में एक इस प्रकार से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक प्लेन सरफेस है, मैं मान लेता हूँ ये एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इस प्रकार से जब हम वेक्टर एक लिखते हैं, जैसे देखिए ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये एक प्लेन सरफेस है मेरा, ये हथेली। इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर एक मैंने वेक्टर लिया है। तो इस प्लेन सरफेस का अगर एरिया कैपिटल ए है तो इस वेक्टर को बोला जाएगा एरिया वेक्टर। तो ये जो आपने एक सरफेस लिया है डी ए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ होगा, जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं कोई भी सरफेस लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जब मैं कोई भी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो इस वेक्टर को बोला जाएगा, ये वेक्टर मान लो डी ए है, इस वेक्टर को बोला जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पर अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो उसी परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर। तो अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर आपको आना चाहिए। एरिया वेक्टर का यूज केवल क्या होता है, किसी भी सरफेस का डायरेक्शन किसकी तरफ है उसके लिए हम यूज करते हैं एरिया वेक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हम गॉस का थ्योरम प्रूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जब भी हम किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराते हैं, किसी भी सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास करते हैं, याद रखें। जैसे एक सरफेस मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दें इसको। ये सरफेस, अगर इस सरफेस से मान लेता हूँ ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो इस साइड है, लेफ़्ट साइड। अगर मैं इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराऊंगा तो इस प्रकार से जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, इस प्रकार से बाहर निकलेगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये नॉर्मली पास कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं, मतलब ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री का। ये भी आपका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ये सभी एंगल सरफेस के साथ कितना बना रहे हैं 90 डिग्री का। जब किसी भी सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन क्या बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। मतलब नॉर्मली जितने भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर जगह नॉर्मली ही पास करेगा, हर जगह नॉर्मल पास नहीं करता है, कुछ जगह एंगल पर भी पास कर सकता है, तो उसके लिए हम अलग पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल के लिए हम देखते हैं। तो डेफिनीशन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिकली हम डिनोट करेंगे फाई ई से। अगर मैं मान लूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो आपका ई है, और जितने सरफेस से पास कर रहा है वो आपका कितना है, एस है, एरिया। ठीक है, मान लिया एरिया आपका क्या है, डेल ए भी मान सकते हैं, और मैं मान लेता हूँ ये डेल फाई है, मतलब स्मॉल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो आपका डेल फाई ई इक्वल टू आएगा, ये इस किसके इक्वल होता है, ई इंटू डेल ए के। मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे उसको तो फ्लक्स बोला जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली जब हम इसको निकालते हैं तो डेल फाई ई इज इक्वल टू आता है ई इंटू डेल ए। डेल ए आपका क्या है, डेल ए एरिया वेक्टर है, क्योंकि अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर इधर ही आएगा, जिसको बोला जाएगा वेक्टर डेल ए। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी रहेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका क्या होता है, फ्लक्स। इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया वो कितना आया, ई इंटू डी ए। तो डेफिनीशन हमारा रहेगा, याद रखें, फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, जितने भी एरिया से वो पास करेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, मान लीजिए नॉर्मली तो आपने डेफिनेशन बता दिया, हमने पढ़ लिया कि नॉर्मली इस प्रकार से होता है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इससे 90 डिग्री पर ना आकर किसी एंगल पर आए, या 90 से लेस या 90 से ग्रेटर, तब क्या होगा, तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैसे मैं ये मान लूँ कि ये किसी भी एंगल पर पास करते हुए आ रहा है, सपोज कर लो, जैसे ये मेरे पास एरिया था, मैंने मान लिया कि ये, जैसे ये आपका एरिया वेक्टर इसका है डी ए, मैं मान लेता हूँ इस प्रकार से ऐसे पास करके जा रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है डी ए इस प्लेन सरफेस का। मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। देखिए पहले तो जब हमने पढ़ा, डेफिनीशन आपका वही रहेगा। देखिए डेफिनीशन को पकड़ के चलेंगे, हम फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। हमने पहला फार्मूला तो पढ़ लिया कि फाई इक्वल होता है ई इंटू डी ए, ये हमने निकाल लिया कि ये होता है, ये हमने डेफिनीशन से बनाया कि डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए कि किसी एंगल पर है, तब ये फार्मूला क्या ऐसा ही रहेगा या चेंज होगा, तो थोड़ा ध्यान दे। डेफिनीशन हमारा ये कहता है कि हम किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नॉर्मली पास कराते हैं तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा। तो ये नॉर्मली पास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम चाहें इसको नॉर्मली पास करा सकते हैं। बताइए, अगर मैं इस वेक्टर को, मान लिया कि ये ई है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो देखिए एक वेक्टर आपका ऊपर जाएगा वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं इसको मान लूँ ई है, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये वाला वेक्टर ई कॉस थीटा। देखिए जो ई साइन थीटा है ये इससे तो पास नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान दें, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा सरफेस है, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, देखिए किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो जब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा तो एक आपका क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो क्या वर्टिकल वाला इस सरफेस से पास कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला हूँ तो देख रहा हूँ इससे नॉर्मली पास कर रहा है, और जो नॉर्मली पास करता है उसी से लिया जाता है। तो इस कंडीशन में मैं क्या ई नहीं लूँगा, ई न लेके क्या बोला जाएगा, ई कॉस थीटा। तो फार्मूला जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अगर ऐसा है
कि वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड पास न होकर किसी एंगल पर पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो फार्मूला हो जाएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, या बोल सकते हैं अगर इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो यही आता है, इसलिए इसको डॉट लगाया जाता है कि E इंटू डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। तो ये याद रखें कि जब किसी एंगल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है किसी भी सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फार्मूला से निकलता है। और अगर 90 डिग्री पर पास करेगा तो वही थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये याद रखें, थीटा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि थीटा क्या है, याद रखें, थीटा आपका क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये याद रखें, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल ये नहीं है कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। ये एरिया वेक्टर, जैसे देखिए ये बाहर की तरफ था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो दोनों के बीच का एंगल है। सरफेस के बीच का एंगल अलग होता है, तो थीटा आपका सरफेस के बीच का एंगल ना रखे हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसलिए जब हम नॉर्मली पास करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, और अगर 0 डिग्री पर पास करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे। तो जब नॉर्मली पास करेगा तो यहाँ थीटा के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो केवल क्या मिलेगा, E इंटू डी ए। ये याद रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, ये दो चीज़ें आता रहेगा। तो कल मैं आपको गॉसेस थ्योरम बताऊंगा और गॉसेस थ्योरम का प्रूफ, जो कि इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर आता रहेगा, तभी इसका यूज हम गॉस थ्योरम में कर पाएंगे। और गॉस थ्योरम आपका हर साल एक डेरिवेशन गॉस थ्योरम से रिलेटेड आता ही आता है 5 मार्क्स में, और हर साल फिक्स है, जिसमें 3 डेरिवेशन आपके होंगे, 3 में से फिक्स है, एक आना ही आना है। तो आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। मैं तीनों डेरिवेशन तो मैंने वैसे ही आपको पिक करके फ़ोटो भेज दिया है, लेकिन उसको समझाया नहीं था। मैं अब जो भी समझा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक। और जो भी डेरिवेशन आपको बोला जा रहा है करने के लिए, करके भेजिए। कोई भेज नहीं रहा, लेकिन आपको भेजना चाहिए टोटल, ठीक। थैंक यू।